हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। और आज हम बताएंगे केमिस्ट्री की शुरुआत कैसे हुई, ऑरिजिन ऑफ केमिस्ट्री। और फिर इसके बारे में हम बात करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले चलो बात करते हैं ऑरिजिन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। नोटबुक लेके बैठ जाओ और एक एक चीज नोट करो। हर कॉन्सेप्ट आप बड़े ही आराम से प्यार से समझ जाओगे। केमिस्ट्री की शुरुआत, ऑरिजिन ऑफ केमिस्ट्री कैसे हुई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बच्चों, जब से इंसान ने इस धरती पर कदम रखा, जब से उसके बुद्धि का विकास हुआ, थोड़ा बहुत समझ आने लगा, तब से उसके दो बड़े सपने हैं जो आज भी हैं। हमारे भी सपने लगभग वैसे ही हैं, हम सबके सपने एक ही जैसे हैं। पहला ये कि अमीर बन जाए, टू बिकम रिच, पैसे आ जाए, बहुत सारा पैसा। और दूसरा कि ऐसा कोई केमिकल मिल जाए, ऐसा कोई चीज मिल जाए जिसको पी ले तो कोई बीमारी ना हो, जिसको पी ले तो जवान हो जाए, जवान रहे हमेशा, जिसको पी ले तो अमर हो जाए, कभी मरे ही ना। तो ये दो बड़े सपने थे। तो केमिस्ट्री की शुरुआत भी यहीं से हुई, इन्हीं सपनों के साथ। तो कौन कौन से दो बड़े सपने थे? पहला सपना था टू ड्रीम्स ऑफ ह्यूमन। इंसान के जो दो बड़े सपने थे, उसमें पहला था टू बिकम रिच, यानी कि पैसा 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 करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, टू बिकम रिच। और इसके लिए क्या होगा, कैसे रिच बनेंगे? तो ऐसा कोई चीज मिल जाए। इंसान, जो लोग थे उस समय, वो सोचते थे कि ऐसी कोई चीज होगी जो हर मेटल को, जैसे कि लोहा, कॉपर, उसको गोल्ड में कन्वर्ट कर देगी। मतलब ऐसा कोई स्टोन होगा जिसको कहा गया फिलोसफर स्टोन। ऐसी कोई पत्थर हो गई जिसका नाम है पारस का पत्थर। हिंदी में कहते हैं पारस का पत्थर, अंग्रेजी में कहते हैं फिलोसफर स्टोन। तो ऐसा कोई फिलोसफर स्टोन होगा जो हर सस्ते से सस्ते मेटल को, यानी कि लोहा, कॉपर को गोल्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो लोगों का सोच था कि एक फिलोसफर स्टोन है, द फिलोसफर स्टोन। इसकी खोज लोग करने लगे। और ये स्टोन क्या करेगा? ये कर देगा कन्वर्ट चीप मेटल या बेस मेटल, जो भी कह लो, इनटू गोल्ड। अगर आपने ये हैरी पॉटर सीरीज देखा होगा ना, तो उसमें भी इस फिलोसफर स्टोन की बात की गई है कि ऐसा एक स्टोन है जो हर चीज को गोल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। तो इसी चीज की तलाश लोगों को थी, किसी तरह से ये बना लें, कहीं पे ये मिल जाए पारस का पत्थर, या कोई ऐसी मशीन बने जिसमें इधर से लोहा डालो, उधर से सोना निकले, कॉपर डालो, सोना निकले, कोई भी मेटल डालो और सोना निकल जाए। तो इस चीज की तलाश लोगों को थी, फिलोसफर स्टोन की तलाश थी। और इसका एम क्या था कि मुझे चाहिए पैसा, हर किसी को चाहिए था पैसा। दूसरी चीज जो थी वो थी कि ऐसी कोई चीज बन जाए, ऐसा कोई लिक्विड, ऐसी कोई दवा जिसको पी ले एक बार और फिर कभी मरे ही नहीं, हमेशा के लिए अमर हो जाए, यानी कि अमृत के जैसा। अगर आपने महाभारत रामायण देखा होगा तो उसमें भी राक्षस लोग क्या करते थे? वो लोग तपस्या करते थे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेते थे और फिर उनसे वरदान मांग लेते थे कि मैं अमर हो जाऊं। तो इसी तरह के सपने लोगों के थे कि ऐसा कुछ मिल जाए, ऐसा कोई लिक्विड मिल जाए जिसको पी ले तो कोई बीमारी ना लगे, जिसको पी ले तो हमेशा जवान रहे, जिसको पी ले तो अमर हो जाए। और उसको कहा गया द एलेक्सिर ऑफ लाइफ, द एलेक्सिर ऑफ लाइफ, अमृत। अगर आप इंडियन लैंग्वेज में कहो तो अमृत, अमृत बना लें, या फिर सोम रस, जो वेदों में कहा गया है, ऐसा कोई रस बन जाए, सोम रस, जिसको पी ले और फिर बन जाए अमर, कभी मरे ही नहीं। तो यही दोनों जो सपने थे इंसान के, इसी पर लोग काम करते थे। और जो लोग चोरी छिपे कुछ इस तरह का काम करते थे, कुछ इस तरह का एक्सपेरिमेंट करते थे, जिससे कि वो मेटल को, सस्ते मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें, या फिर एलेक्सिर ऑफ लाइफ बना लें, सोमरस बना लें, अमृत बना लें। तो जो ऐसे लोग थे जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे, ये सब चीज करने का,
उनको कहा जाता था एल्केमी। तो एल्केमी मतलब जैसे कि आज का साइंटिस्ट जो लैब में बैठ के एक्सपेरिमेंट करता है, तो जो लोग ये दोनों काम करते थे चोरी छिपे, उनको कहा गया एल्केमी। और यही जो एल्केमी थे, ये क्या करते थे कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करा दिए और तीसरा कुछ बना लिए। और इसी क्रम में क्या हुआ कि इन्होंने कुछ कुछ चीजें बना ली, जैसे कि लोगों ने डाई बनाना सीख लिया, कलर बनाना सीख लिया, लोगों ने परफ्यूम बनाना सीख लिया, लोगों ने कुछ हर्बल मेडिसिन बनाना सीख लिया। जो आयुर्वेद में बहुत सारे हर्बल मेडिसिन हैं, वो भी, उसकी भी शुरुआत यहीं से हुई। और फिर यहीं से इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए बाद में कोई केमिकल बना लिया जो दवाई की तरह काम करने लगा, किसी ने कोई केमिकल बना लिया जो सेंट की तरह काम करने लगा। तो इसी सब से जो है वो केमिस्ट्री का ऑरिजिन हुआ। तो ये सब चीज बहुत दिनों तक चला, ये करीब 1700 तक चला, 1700 ईस्वी तक चला, मतलब आज से करीब 300 साल 400 साल पहले यही सब चलता रहा। इसके पहले लोग ऐसे ही रैंडमली कुछ कुछ करते थे और एक्सपेरिमेंट करके कुछ से कुछ बना लेते थे। कोई प्रोसेस नहीं था उनके पास कोई साइंस नहीं था, कोई साइंटिफिक मेथड नहीं था, चीजों को कंबाइन करने का कोई लॉजिक नहीं था, बस ऐसे ही कुछ भी कर लिए रैंडमली, ट्रायल एंड एरर मेथड्स। तो करीब 1700 से 1800 के बीच लोगों ने कहा कि भाई इस सबसे काम नहीं चलेगा, ये जो हम ऐसे अंधेरे में तीर चला रहे हैं उससे कुछ मजा नहीं आ रहा है, कोई मतलब सॉलिड चीज हमको नहीं मिल रहा है। तो लोगों ने कहा कि भाई कोई लॉजिक चाहिए, कोई साइंटिफिक मेथड चाहिए जिससे कि श्योर शॉट, मतलब कि अगर हम इसको इससे मिलाएंगे तो हमको ये बनेगा ही बनेगा, ऐसा कुछ हो जाए। और फिर लोगों ने कुछ नियम और कानून पे काम करना शुरू किया। लोगों ने एक्सपेरिमेंट जो करते थे उसके पीछे का लॉजिक ढूंढना शुरू किया कि कैसे हो रहा है, कि अगर हम ए को बी से कंबाइन करा रहे हैं तो अगर सी बन रहा है तो वो कैसे बन रहा है, पानी कैसे बन रहा है, कैसे होता है, उसमें क्या होता है, उसके पीछे क्या नियम और कानून है। और वहीं से फिर मॉडर्न केमिस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, मॉडर्न केमिस्ट्री की शुरुआत होती है और कुछ नियम और कानून उस मॉडर्न केमिस्ट्री में दिए जाते हैं जिसको कहा जाता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जो रूल्स थे, जो लॉज थे, जिससे जो हमें बताते हैं कि एलिमेंट्स कैसे कंबाइन करेंगे, हाउ एलिमेंट्स विल कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड, तो उसी को कहा गया लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन, तो इसमें कई लॉज हैं, जैसे कि लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसी के बारे में हम अब बात करेंगे एक एक करके। तो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में, मतलब केमिस्ट्री के रूल्स, नियम और कानून। तो अब हेडिंग दे दो आप, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक एक चीज का नोट बनाओ, नोट बनाने से ना आपको पूरा चीज समझ में आएगा। जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, बिना लिखे कोई सीखता नहीं है। तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? ये सिंपल नियम और कानून है जो ये बताते हैं कि किसी भी रिएक्शन में अगर एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो कैसे करेंगे। सो ये बताता है कि हाउ, सो लॉज दैट एक्सप्लेन्स हाउ एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो ये जो लॉज है जो बताते हैं कि एलिमेंट्स कंबाइन करके एक दूसरे से मिलके कैसे प्रोडक्ट बनाएगा, वही है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इसमें बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे नियम कानून हैं, जिसमें सबसे पहला और फंडामेंटल है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये जो लॉ दिया था वो दिया था आपको लेवोजिए ने, जिसको फादर ऑफ
केमिस्ट्री भी कहा जाता है और दिया था 1774 में, यानी कि आज से करीब 250 साल पहले। तो देखो कि केमिस्ट्री में या फिर हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत पुराना नहीं है। इस टाइम के पहले जो था वो सब एल्केमी थे, जो बस रैंडम चीजें करते थे। इसके बाद ही मतलब करीब 1800 तक आने के बाद भी आप अगले चैप्टर में भी देखोगे कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जो बताया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो मॉडल आए, रदरफोर्ड मॉडल, वो सब 1800 के आसपास आए। तो मतलब आज से 200-250 साल पहले चीजें काफी क्रूड थी। जितने भी डेवलपमेंट हुआ है, जो भी साइंस आज हम पढ़ रहे हैं, ये सब सिर्फ 250 साल पुराना है, उससे ज्यादा नहीं, उसके बाद का ही है सब। तो ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, इसको लेवोजियर ने दिया था 1774 में, यानी कि 250 साल पहले। और ये बताता है कि किसी भी फिजिकल या फिर केमिकल चेंज में, मतलब अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें जितना आपका रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट होगा। मतलब जितना चीज आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। मतलब कि मास का, सब्सटेंस का, मैटर का कोई घोटाला किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में नहीं होता है। मतलब कि मास जो है वो हमेशा किसी भी फिजिकल या केमिकल प्रोसेस में कंजर्व रहेगा। तो ये सिंपल है कि इन एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस, टोटल मास रिमेन्स कंजर्व्ड को हिंदी में कहते हैं संचय। मतलब मास जो है वो संचय रहेगा। संचय का मतलब हुआ कि जितना हम देंगे उतना ही हमको वापस मिलेगा। जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। मतलब है कि अगर ए और बी ये दो एलिमेंट हैं जो कंबाइन करके हमको ए बी बनाए, और अगर ये कंप्लीट रिएक्शन है, फॉर कंप्लीट रिएक्शन मतलब कंप्लीटली ए और बी रिएक्ट कर गए, फॉर कंप्लीट रिएक्शन, इफ रिएक्शन इज कंप्लीट, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ ए बी। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत ही सिंपल चीज। मतलब अगर 1 ग्राम है रिएक्टेंट का, एक रिएक्टेंट का, और दूसरा रिएक्टेंट अगर 2 ग्राम है, और दोनों अगर पूरी तरह से कंबाइन कर जाए तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3 ग्राम बनेगा, 1 + 2। सिंपल है ना। और अगर रिएक्शन इनकम्प्लीट हो तो फिर ये मास बैलेंस कैसे होगा, फिर ये कैसे हो जाए, क्या होगा फिर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सो फॉर इनकम्प्लीट रिएक्शन क्या होगा आपको, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। मतलब कि अगर मान लो कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, अगर मान लो ए का 1 ग्राम है और बी का 2 ग्राम है, लेकिन ए का सिर्फ आधा ग्राम रिएक्ट किया और बी का सिर्फ 1.5 ग्राम रिएक्ट किया, तो मास बैलेंस क्या होगा, आधा ग्राम ऑफ ए 1.5 ग्राम ऑफ बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। जो मास प्रोडक्ट का बना उसमें आप अनरिएक्टेड मास को, जो रिएक्ट नहीं किया, मतलब ए का आधा रिएक्ट नहीं किया था, बी का आधा रिएक्ट नहीं किया था, आप उसको प्रोडक्ट में ऐड कर दीजिए, तो ये मास बैलेंस हो जाएगा। तो यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है आपका कंप्लीट रिएक्शन के टाइम पे कि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और ये है आपका जब आपका रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट प्लस मास ऑफ अनरिएक्टेड रिएक्टेंट्स। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लेकिन इसका है एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो आपको नहीं लगता है अगर रिएक्शन न्यूक्लियर हो जाए। लेबोजियर ने क्या कहा था, ये कहा था कि फिजिकल और केमिकल प्रोसेस हो, न्यूक्लियर प्रोसेस नहीं कहा था। मतलब कि अगर न्यूक्लियर प्रोसेस हो जाए या न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए तो क्या है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा। जैसे कि मान लो कि यूरेनियम है, आपको पता है ना कि एटम बम में जो मेटल लगता है, मतलब रेडियो एक्टिव मेटल लगता है, जैसे कि यूरेनियम, तो आधा किलो 1 किलो, और उसको जब आप कहीं पे फोड़ देते हो, जैसे नागासाकी हिरोशिमा में गिराया गया था जापान में,
तो कितने लोगों की मौत हो गई थी, क्योंकि उससे बहुत एनर्जी निकलता है। तो वहां क्या होता है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। सो फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वहां पे ये जो है ना, ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिर हो जाता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो आइंस्टीन का इक्वेशन है इक्वल टू mc स्क्वायर, इसको आप कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस। एनर्जी इक्विवेलेंस जो इस इक्वेशन का नाम है, उस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिर हो जाता है। तो यहां पे ई क्या है, ये है एनर्जी, ये है एनर्जी जो आपका मिलेगा, और ये है आपका मास, और ये है आपका सी स्पीड ऑफ लाइट। मतलब अगर किसी मास को आप स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से अगर मास को आप फेंक देते हो, तो वो मास पूरी तरह से एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, मास गायब हो जाता है और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है। और उस समय क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फिर हो जाता है। तो यही था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर जिससे कि हम पूरी तरह से समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो ये क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और सिंपल है। आप देखो कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं और कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लिख लो, ये क्वेश्चन लिख लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 28 किलोग्राम ऑफ ethylene reacts with 96 kilogram of oxygen. Find the mass of CO2 and H2O formed. ये निकालना है आपको, and show that, और आपको प्रूफ करना है that this follows law of conservation of mass. Law of conservation of mass. तो ये हमको प्रूफ भी करना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो जो रिएक्शन हो रहा है उसमें फॉलो हो रहा है। 28 किलोग्राम ऑफ इथिलीन रिएक्ट्स विथ 96 kilogram of oxygen, and so you have to find the mass of CO2 and H2O formed, and you have to prove that this follows law of conservation of mass. तो बहुत ही सिंपल है। इथिलीन क्या है, एक गैस है, इसका फॉर्मूला होता है C2H4, है ना, ये अल्कीन श्रेणी में आता है। इसको हम रिएक्ट्स विथ 96 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब इसको हम ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिए, तो क्या बनेगा हमारा CO2 और H2O। CO2 और H2O, देखो ये हाइड्रोकार्बन है। किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाओगे, जलाने का मतलब कि उसको ऑक्सीडाइज करोगे, उसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाओगे। जलाने का मतलब होता है कंबसन, कंबसन का मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओगे तो बाय डिफॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, पानी बनता है। ये ध्यान रखो, ये हमेशा होता है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर आप जलाते हैं तो जो गैस निकलता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर वाटर बनता है जो वाटर वेपर के फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो ये रिएक्शन होता है, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। देखो आप, कार्बन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है और हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, इस रिएक्शन को करना पड़ेगा बैलेंस। तो सबसे पहले किसको बैलेंस करा जाए, देखो ऑक्सीजन दो जगह है तो ऑक्सीजन को बैलेंस पहले नहीं करेंगे। कार्बन भी एक ही में है और हाइड्रोजन भी एक ही में है, तो पहले हाइड्रोजन या कार्बन किसी एक को बैलेंस कर लो। तो पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पे कार्बन कितना है 2, यहाँ पे 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 4, यहाँ पे 2, तो क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इस तरफ 2, 2 4, 2 2 4, और यहाँ पे +2, तो 6 हो गया। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमको, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आप देखो कार्बन भी बैलेंस हो गया, 2 कार्बन 2 कार्बन, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन इस तरफ 4, इस तरफ भी 4, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, देखो इस तरफ 3 2 6, यहाँ पे 2 2 4 और 2, 4 + 2 6। तो ये रिएक्शन हो गया पूरी तरह से बैलेंस। अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे जो कि कंबसन ऑफ इथिलीन गैस है, तो इसमें आप देखोगे
कि 1 मोल ऑफ इथिलीन रिएक्ट्स विथ 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, है ना। तो लिख लेते हैं 1 मोल, इसका 3 मोल, इसका 2 मोल और इसका 2 मोल, है ना। अब अगर हम इसका मोलर मास देखें C2H4 का, तो मोलर मास अगर हम देखें तो कितना होता है C2H4 का, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, सो 12 इंटू 2, सो 12 इंटू 2 अब प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, सो 1 इंटू 4, सो ये कितना हो गया 24 प्लस 4 28। अगर ग्राम मोल में बात करें तो ग्राम मोल मतलब 1 मोल का जो मास हुआ 28 ग्राम हुआ। वहीं अगर ऑक्सीजन की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो ये होता है 16 इंटू 2, क्योंकि दो एटम है, तो एक एटम का एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 2 32, तो 32 ग्राम। लेकिन ये 3 मोल्स है ना, तो ये कितना लग जाएगा 32 इंटू 3, सो 3 इंटू 32, क्योंकि यहाँ पे 3 मोल्स है ऑक्सीजन का। 1 मोल का मास हुआ 32, 3 मोल का मास हो गया 3 इंटू 32, सो 96 ग्राम। यहां पे कितना बना देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सो 12 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, सो 12 प्लस 16 इंटू 2 32 प्लस 12 42, और इसका 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बन जाएगा 44 इंटू 2 88 ग्राम, राइट। यहां मोल हटा दो, अभी बस ग्राम ग्राम में बात करते हैं। और यहां पे देखो वाटर का मोलर मास कितना होता है 1 इंटू 2, हाइड्रोजन का 1, सो 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16, इसका 2 मोल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना बना वाटर, सो ये बन गया 2 प्लस 16 18 प्लस इंटू 2 36 ग्राम। अब देखो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, इसमें अगर आप ध्यान दें तो बहुत मजेदार चीज है। 28 ग्राम इथिलीन जो है वो 96 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, तो 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का और 36 ग्राम बन रहा है वाटर का। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द मास ऑफ CO2 एंड H2O फॉर्म, तो यही तो आंसर है। जब 28 ग्राम या 28 किलोग्राम, जब ये किलोग्राम है तो हमको सबको किलोग्राम में ले जाना पड़ेगा। आप देखोगे इस क्वेश्चन में क्या है कि 28 ग्राम 96 ग्राम से रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब 28 किलोग्राम किससे रिएक्ट करेगा 28 किलोग्राम कितने से रिएक्ट करेगा 96 किलोग्राम से करेगा, क्योंकि जब हर चीज किलोग्राम में चल रहा है तो हमको किलोग्राम में जाना पड़ेगा। तो 28 किलोग्राम विल रिएक्ट विथ 96 किलोग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और हमको ये बनाएगा 88 किलोग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और फिर 36 किलोग्राम ऑफ वाटर, kg ऑफ वाटर। तो ये हो गया आपका आंसर, फाइंड द मास ऑफ CO2 and H2O फॉर्म्ड। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, सो दैट दिस फॉलोज लॉ ऑफ केमिकल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसका मतलब है इसमें ये रिएक्शन तो कंप्लीट है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि रिएक्शन इनकम्प्लीट है, इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट है। तो अगर रिएक्शन कंप्लीट है तो हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि जितना अमाउंट रिएक्ट किया उतना ही प्रोडक्ट बना। तो देखो जो रिएक्टेंट है उसमें वो कौन कौन सा है, ये दोनों रिएक्टेंट है, तो इन दोनों का मास को ऐड कर दो। सो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, मास टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स कितना है, ये है आपका 28 प्लस 96 कितना होगा, ये होगा 124 किलोग्राम होगा ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 124 होगा। और मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना होगा, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स ये होगा आपका 88 प्लस 36, ये भी हो जाएगा 124 किलोग्राम। तो देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो करता है, यही हमको दिखाना था। तो यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो दूसरा लॉ है वो है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो इसको नोट कर लो, नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नोट करेंगे तो लर्न करेंगे, लिखोगे तो सीखोगे। लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसका दूसरा नाम है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और ये लॉ जो दिया था वो दिया था प्राउस्ट ने, जो साइंटिस्ट थे उसका नाम था प्राउस्ट, और ये दिया था 1799 में। मतलब जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था
1774 में, उसके 25 साल बाद ये लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो क्या है ये लॉ? नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब प्रोपोर्शन जो है किसी चीज का वो फिक्स रहेगा। किस चीज का प्रोपोर्शन फिक्स रहेगा? तो किसी भी कंपाउंड में जो उसके एलिमेंट्स रहेंगे उसके प्रोपोर्शन फिक्स रहेंगे। मतलब किसी भी कंपाउंड का कॉम्पोजिशन याद रखिए, कॉम्पोजिशन फिक्स्ड रहेगा, चाहे उसको हम कैसे भी बनाएं। यही है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। मतलब कोई भी कंपाउंड उठा लो, कार्बन डाइऑक्साइड, चाहे उसको कैसे भी बना लो, किसी भी मेथड से बना लो, उसका कॉम्पोजिशन मतलब जिस एलिमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड बना है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, उसका जो प्रोपोर्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा एग्जांपल वाटर ले लो, पानी। पानी किस चीज से बनता है? एक तो हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन। तो पानी आप कैसे भी बना लो, किसी भी मेथड से बना लो, कहीं भी बना लो, उसका जो कॉम्पोजिशन होगा, मतलब उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो रहेगा फिक्स। तो यही है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और केमिकल प्रोपोर्शन। तो इसका पहले एग्जांपल ले लेते हैं और फिर एग्जांपल के बाद इसका डेफिनेशन लिख लेंगे कि क्या है लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो पहला एग्जांपल हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर हम इसका देखें कि इसका मोलर मास कितना होता है, तो इसमें क्या है, 1 एटम ऑफ कार्बन एंड 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना। 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ कार्बन। तो कार्बन का कितना है इसमें वेट, कितना मास है कार्बन डाइऑक्साइड में? तो 1 एटम ऑफ कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, अगर आप ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो। और ऑक्सीजन के का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, लेकिन इसके कितने हैं? 2 एटम है, तो 2 इंटू 16 यानी कि 32 ग्राम। तो अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में अगर देखें तो वो 12 ग्राम कार्बन से और 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उसका मोलर मास जो होता है वो 12 प्लस 32 यानी कि 44 होता है। अब अगर हम इसका कॉम्पोजिशन देखें तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन का मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं जिससे ये बना है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, उस दोनों का अगर मास का रेशियो देखें, मतलब रेशियो ऑफ कार्बन और ऑक्सीजन, तो कितना होगा? 12/32। यानी कि अगर इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो 4 3 जा 4 8 जा 3/8। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है, मास रेशियो है, वो है 3/8। और ये लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैसे भी बना लें, किसी भी मेथड से बना लें, उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो हमेशा 3/8 होगा। ये कभी बदलेगा नहीं, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड मान लो हम इस मेथड से बनाएं, कार्बन को जला के बनाएं, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बनाने के लिए अगर हम ये मेथड फॉलो करें, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके अगर हम इसको डिकम्पोज करके अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाएं, तो यहां पे डिकम्पोज करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये बनेगा Ca कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। उसी तरह से ये है पहला मेथड, ये है दूसरा मेथड CO2 बनाने का। और तीसरा मेथड ये भी हो सकता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, इसको भी अगर आप हीट करें, इसको भी आप गर्म कर दोगे, डिकम्पोज करोगे, तो ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और ये बनेगा पानी। इसको बैलेंस करना चाहो तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2CO2 हो जाएगा और H2O तो एक ही रहेगा। तो आप यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, यहां भी बना रहे हैं और यहां भी बना रहे हैं। किसी भी मेथड से बनाइए आप कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, मतलब उसका जो कंपोजिशन होगा वो फिक्स होगा 3/8। यही है आपका लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले, मान लो कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं वाटर का। तो वाटर में क्या होता है? हाइड्रोजन के 2 एटम, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर इसका मास देखें तो 2 एटम है तो एक एटम का मास होता है 1, तो 2 एटम का हो गया 2 ग्राम, अगर ग्राम एटॉमिक मास के टर्म में देखें। उसी तरह से अगर 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो उसका मास हो गया 16 ग्राम, क्योंकि इसका एटॉमिक मास 16 होता है। तो अगर आप इसका अगर हम फिर से कॉम्पोजिशन देखें कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, तो आप क्या करोगे? हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, इसका जो रेशियो है 2 8 जा 16 1/8।
तो कहने का मतलब यह है कि वाटर आप कैसे भी बनाओ, वाटर को बनाने का एक तरीका है कि आप H2 प्लस हाफ O2 आप H2O बनाओ, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ मिला के और जला दो, विस्फोट कर दो तो पानी बन जाता है। या फिर आप, ये तो पहला मेथड है, दूसरा मेथड है कि आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला दो, जैसे कि मान लो CH4 को जला दो, इससे भी आपका बन जाएगा CO2 प्लस H2O। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जला के भी आप बना सकते हैं, किसी भी मेथड से इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 1 ही रहने दो, ऑक्सीजन है 2 प्लस 2 4, तो 2 बैलेंस हो गया मेरे हिसाब से। हाँ, तो किसी भी तरीके से आप पानी बनाइए, उसमें जो कंपोजिशन होगा, उसका जो कंपोजिशन होगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, उसका जो रेशियो होगा, मास का रेशियो, वो हमेशा फिक्स रहेगा। मतलब कहने का है कि पानी आप कहीं से लाओ, रेन वाटर, गंगा वाटर, है कि नहीं, रेन वाटर, गंगा वाटर, टैप वाटर, लैब वाटर, जहां का भी वाटर लो, समुद्र का वाटर, उत्तराखंड का वाटर, हिमाचल का वाटर, दिल्ली का पानी, गंगा का पानी, यमुना का पानी, कटर का पानी, सारा पानी कहीं से उठाओ पानी, और उसका अगर कंपोजिशन निकालोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास का रेशियो होगा वो फिक्स रहेगा। यही कहता है लॉ ऑफ फिक्स प्रोपोर्शन या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो प्रॉस्ट ने दिया था। लेकिन ये, अब इसको जरा कॉपी कर लो या फिर इसका स्निप ले लो, इसको मैं साफ कर रहा हूं। अब ये जो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन है या कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ये क्या हमेशा लागू हो जाता है क्या? ये हमेशा पास हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। जैसे हर चीज का कोई ना कोई एक्सेप्शन होता है, इसी तरह से ये जो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन प्रॉस्ट ने दिया था, इसके भी थे कुछ एक्सेप्शंस जहां पे ये फेल कर जाता है। तो एक्सेप्शंस क्या है? वो है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है? एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो और उसका मास लेकिन अलग अलग हो, सेम एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक मास, उसको कहते हैं आइसोटॉप्स। सो एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर, मतलब सेम एटॉमिक नंबर का मतलब सेम एलिमेंट की बात हो रही है, सेम एलिमेंट जिसके एटॉमिक मास अलग अलग हो, उसको कहते हैं आइसोटोप्स। तो कार्बन जो है, जिसके कितने आइसोटोप होते हैं? कार्बन के होते हैं 2 आइसोटोप, कार्बन 12 और कार्बन 14। इसी तरह से हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 3। इसी तरह से ऑक्सीजन के भी 2 आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन का 2 आइसोटोप कौन कौन सा होता है? ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। तो सेम एलिमेंट, एटॉमिक नंबर बराबर, एटॉमिक नंबर इन दोनों में 6-6 होता है, लेकिन मास नंबर जो होता है वो 12 और 14 होता है। यहां पे एटॉमिक नंबर सब में 1-1 है, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वो 1, 2, 3। यहां पे जो ऑक्सीजन है उसके भी एटॉमिक नंबर सब में 8-8 है, लेकिन मास नंबर क्या है? 16 और 18। तो जब आइसोटोप की बात होती है तो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन फेल हो जाता है। कैसे? जैसे मान लो कि हम बात करते हैं CO2 की, तो CO2 में क्या हो सकता है कि एक तो कार्बन 12 से CO2 बन सकता है और दूसरा कार्बन 14 से CO2 बन सकता है ना। मान लो ऑक्सीजन दोनों में सेम है, मान लो कि 16 वाला ऑक्सीजन है, लेकिन कार्बन जो है वो बदल गया। एक कार्बन 12 वाले से CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और दूसरा कार्बन 14 वाले से बना, दूसरे आइसोटोप से बना कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन दोनों में बराबर है। तो इस केस में अगर आप इसका कॉम्पोजिशन देखोगे, कॉम्पोजिशन, तो यहां कॉम्पोजिशन का मतलब C/O, तो यहां पे अगर देखोगे तो C कितना है? 12, और O तो वही है 32, तो 12/32। वहीं अगर आप यहां पे देखोगे कॉम्पोजिशन C/O दूसरे वाले में, तो क्या निकलेगा? 14/32। तो देखो ये रेशियो, ये कॉम्पोजिशन और ये कॉम्पोजिशन दोनों अलग अलग हैं। मतलब CO2 सेम कंपाउंड है, दोनों केस में सेम कंपाउंड बना ना, कार्बन 12 से बना, कार्बन 14 से बना, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इसका कॉम्पोजिशन जो है वो अलग अलग है। और दूसरा एग्जांपल आप लेना चाहो तो वाटर का भी आप ले लो, कि अगर मान लो कि वाटर एक में जो है वो वाटर 16 से बना, दूसरा में अगर मान लो कि वाटर जो है वो 18 से बना, तो यहां पे अगर H/O लोगे तो वो निकलेगा 2/16। यहां पे अगर H और O का रेशियो लोगे तो 2/18 होगा। तो यहां भी देखो दोनों अलग अलग है ना, अलग अलग है। तो यही है एक्सेप्शंस। तो अब इसमें ये जो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन था, वो लॉ था क्या? तो लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन था कि अ कंपाउंड will have fixed composition
a compound will have fixed composition and it is independent of method of preparation. किसी भी तरह से किसी भी मेथड से बना लो वो कंपाउंड, उसका कंपोजिशन फिक्स होगा। तो पहले हमने क्या करा, इसको समझने के लिए पहले हमने एग्जांपल ले लिया जिससे कि हम तुरंत समझ जाए, पकड़ ले बात, और इसके बाद ये लॉ क्या है उसका स्टेटमेंट हमने लिख दिया। तो जल्दी से जरा इसको कॉपी कर लो या फिर स्नैपशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये था लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। ये दिया था जॉन डाल्टन ने 1808 में। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बहुत ही मजेदार है और मुझे लगता है आप लोग एंजॉय कर रहे हैं लेक्चर को। अगर आपको स्पीड स्लो लग रहा है तो आप इसका स्पीड बढ़ा लीजिए, 1.5x या 2x पे देखिए, लेकिन देखिए और लिखिए, नोट बनाइए और सीखिए। बहुत बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, लिखेंगे नहीं तो सीखेंगे नहीं। तीसरा जो है वो है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन नाम से ही बहुत कुछ क्लियर होता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन मतलब जो कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा मल्टीपल होगा। देखना कैसे, ये दिया था डाल्टन ने, जॉन डाल्टन, ये दिए थे आपको 1805 में। और ये कहता है, ये जो है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो हमेशा दो एलिमेंट के बारे में बात करता है। दिस इज अबाउट टू एलिमेंट्स फॉर्मिंग मोर देन वन कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाएंगे तो उस केस में ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जो है वो लगता है। देखो कैसे, मान लो कि हम बात कर लें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जब कंबाइन करता है तो H2O बनता है, और दूसरा जो है H2O2 बन सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन किया तो वाटर बन सकता है, और दूसरा जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन सकता है। अब इन दोनों में देखो, इसमें हाइड्रोजन का मास कितना है? हाइड्रोजन का मास अगर वाटर में देखो तो 2 ग्राम है, क्योंकि इसके 2 एटम। और ऑक्सीजन का मास कितना है? ऑक्सीजन का मास है 1 एटम है तो 16 ग्राम, और दोनों मिला के हो गया है 18 ग्राम। वहीं अगर H2O2 की बात करो तो यहां पे हाइड्रोजन यहां भी कितना है? 2 एटम है तो 2 ग्राम, और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो गया, ये 16, क्योंकि 2 एटम है तो 16 इंटू 2 सो 32 ग्राम। तो हमने क्या कहा कि दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक प्रोडक्ट जब बना रहे हैं, एक से अधिक कंपाउंड जब बना रहे हैं, तो उसमें देखो कि इस केस में एक एलिमेंट का जो मास है दोनों में फिक्स है। जैसे कि हाइड्रोजन, मतलब इन दोनों में क्या है? हाइड्रोजन का मास फिक्स्ड है, हाइड्रोजन इज फिक्स्ड, या फिर H इज फिक्स्ड। लेकिन ऑक्सीजन का मास जो है वो अलग अलग है। यहां पे ऑक्सीजन इज नॉट फिक्स्ड, ये चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन इज चेंजिंग। यहां पे ऑक्सीजन का मास 16 है, यहां पे 32 है कि नहीं? तो ये लॉ कहता है कि जब दो एलिमेंट कंबाइन करके एक से अधिक कंपाउंड बनाएंगे, और उसमें जब एक एलिमेंट का मास जो है वो हर किसी में फिक्स होगा, तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो उसका जो रेशियो होगा वो सिंपल होल नंबर होगा। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर और H2O2 बना दिए, अब अगर हम इन दोनों में देखें तो हाइड्रोजन का मास दोनों में बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन का जो मास है उसका जो रेशियो है दोनों में वो सिंपल होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 ऐसे होगा। 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3.5 नहीं होगा, 4.5 नहीं होगा, 1.05 नहीं होगा, 1.25 नहीं होगा। मतलब सिंपल होल नंबर होगा, या तो 1 होगा रेशियो, या फिर 2 होगा, या 3 होगा, या 4 होगा, एंड सो ऑन। नंबर मतलब नेचुरल नंबर में होगा। मतलब है कि अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो फिक्स है, तो जो चेंज हो रहा है उसके मास का रेशियो अगर देखें, मतलब ऑक्सीजन इन H2O डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन इन H2O2, अगर इसका रेशियो देखें तो 16 है यहाँ पे H2O में, और यहाँ पे 32 है, तो इसका जो रेशियो देखो आप, ये क्या है? 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो। और यही कहता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। दूसरा एग्जांपल ले लो कि अगर मान लो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, है ना, तो इन दोनों को जब कंबाइन करोगे आप तो बहुत सारे ऑक्साइड बनते हैं।
देखो कौन कौन से बन रहे हैं। एक बना N2O, दूसरा बना N2O2, तीसरा बना N2O3, चौथा बना N2O4, पांचवा बना N2O5। इतने सारे ऑक्साइड बने नाइट्रोजन के। इन सब में बताओ कि फिक्स कौन सा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, इन सब में फिक्स कौन सा एलिमेंट का मास है। देखो यहां भी 2 एटम, यहां भी 2 एटम, यहां भी 2 एटम, यहां भी 2 एटम, यहां भी 2 एटम। मतलब इन सब में क्या है, नाइट्रोजन जो है वो फिक्स है। इन सब में कौन सा फिक्स है, नाइट्रोजन फिक्स है। नाइट्रोजन इज फिक्स्ड। और ऑक्सीजन जो है वो बदल रहा है, ऑक्सीजन इज चेंजिंग। तो अगर आप ऑक्सीजन के मास का रेशियो देखोगे तो यहां पे क्या है, नाइट्रोजन तो सब में 28 है, यहां भी 28 ग्राम है, यहां भी 28 ग्राम है, क्योंकि इसका एटॉमिक वेट 14 होता है, तो 14 इंटू 2 28 हो गया। यहां भी 28 ग्राम है, यहां भी 28 ग्राम है, यहां भी 28 ग्राम है। लेकिन ऑक्सीजन सब में अलग अलग। देखो यहां पे कितना, यहां पे हो गया 16 ग्राम क्योंकि एक एटम है, यहां पे हो गया 32 ग्राम, यहां पे हो गया आपका 48 ग्राम क्योंकि 3 है, यहां पे हो गया 64 ग्राम क्योंकि 4 है, और यहां पे हो गया 80 ग्राम क्योंकि 5 एटम है। तो 16 इंटू 1, 16 इंटू 2, 16 इंटू 3, 16 इंटू 4, 16 इंटू 5। तो ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि ऑक्सीजन जो चेंज हो रहा है उसके मास का रेशियो अगर हम लें, मतलब ऑक्सीजन का रेशियो सब में अगर लें तो कितना होगा, ऑक्सीजन का रेशियो अगर लें, अगर आप देखें तो N2O में, N2O2 में, N2O3 में, N2O4 में और N2O5 में अगर ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन कितना कितना है, 16, 28, सॉरी 16, 32, 48, 64 एंड 80। तो अगर इन सब का आप रेशियो लोगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि आप अगर सब में 16 कॉमन ले लोगे तो ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1:2:3:4:5। सो ऑक्सीजन का रेशियो कितना हुआ, वो हो गया आपको 1:2:3:4:5। ये क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। और यही कहता है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और इसका भी कुछ एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन बहुत सिंपल है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो जो इस तरह से होते हैं, जैसे कि एक्सेप्शन अगर आप ले लोगे, जैसे कि आयरन, आयरन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो एक तो FeO बना सकते हैं, लेकिन एक Fe0.93O भी बन सकता है, बहुत रेयर है बट बनता है। इसमें आप देखोगे ऑक्सीजन दोनों में फिक्स है, लेकिन Fe का जो रेशियो है वो है 1:0.93। तो इस केस में जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है वो नॉन नेचुरल नंबर हो, नॉन होल नंबर हो, मतलब डेसिमल नंबर हो, जिसका चांस काफी कम होता है, तो उस केस में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फेल कर जाता है। तो ये है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो अभी हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन सीख लिया। अब इसका क्या है, लॉ लिख लेते हैं। When two elements combine to form more than one compounds, then different mass of one element, different mass of one element which combine with fixed mass of other element will bear a simple whole number रेशियो। ये हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। अब इसका स्टेटमेंट है कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाएंगे, देन डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट। मतलब एक तो फिक्स रहेगा, दूसरा जो डिफरेंट रहेगा। तो डिफरेंट वाला जो है ना, तो उसके मास का रेशियो अलग अलग कंपाउंड में, उसके मास का रेशियो अलग अलग कंपाउंड में, उसका अगर मास का रेशियो लोगे तो वो होल नंबर होगा, सिंपल होल नंबर होगा। यही है आपका लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसको जल्दी से कॉपी कर लो, नहीं तो पॉज करके कॉपी कर लो या फिर इसका स्निप ले लो। अब हम बढ़ते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये फोर्थ लॉ है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन।
और ये जो लॉ है ये दिया था रिचर ने। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन भी है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल या फिर इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। नाम बस थोड़ा सा अलग है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। तो ये जो है ये है 3 एलिमेंट के बारे में। दिस इज अबाउट 3 एलिमेंट्स। इसके पहले जो था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वो था 2 एलिमेंट्स के बारे में, और ये क्या है 3 एलिमेंट्स के बारे में। तो मान लो कि आपके पास 3 एलिमेंट्स है ए, बी और सी। ये 3 एलिमेंट्स है। मान लो कि इन तीनों में सी को कर दिए फिक्स, इसको कर दिए फिक्स्ड। अब देखो ए और सी मान लो रिएक्ट किया और ये बना दिया हमको ए सी। बी और सी रिएक्ट किया, मान लो ये हमको बना दिया बी सी, ये हमको बना दिया बी सी। ये दोनों रिएक्ट किया, ये दोनों रिएक्ट किया, और ए और बी भी रिएक्ट करेगा, तो ये दोनों क्या बनाएगा, ए बी बनाएगा। तो ये जो आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है वो ये कहता है कि अगर सी को फिक्स कर दिया जाए, अगर एक एलिमेंट फिक्स हो जाए 3 के पेयर में, मतलब 3 के अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है और एक हो जाए फिक्स, तो अगर हम ए और सी में देखें तो इसमें जो ए है और इसमें जो बी है इसका रेशियो, मतलब ए इन ए सी और बी इन ए सी, बी इन बी सी, इन दोनों का जो रेशियो है, जिसको अगर आप मान लो एक्स कह लो, मान लो इन दोनों का रेशियो मान लो एक्स है, तो ये क्या है, ए और बी का रेशियो है, ए इन ए सी और बी इन बी सी, मतलब ए और बी का ही तो रेशियो है। ये है अगर एक्स, तो ये अगर रेशियो एक्स है, और यहां पे भी अगर आप ए बी में अगर ए और बी का रेशियो देखो, मतलब ए इन ए बी बाई बी इन ए बी, और ये अगर है y, तो ये जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप x और y का जो रेशियो लोगे वो होगा सिंपल होल नंबर, सिंपल होल नंबर। चलो एग्जांपल लेके समझाते हैं, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। मान लो कि हमने 3 एलिमेंट्स लिया, सोडियम, क्लोरीन और हाइड्रोजन, 3 एलिमेंट्स ले लिए। अब मान लो इसको हमने कर दिया फिक्स, सोडियम और हाइड्रोजन मिलके बनाया NaH, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा HCl, और सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा NaCl। तो अब हमें क्या करना है, ये तो हाइड्रोजन फिक्स है, हाइड्रोजन इसमें भी फिक्स है, इसमें भी फिक्स है, तो अब जिसमें फिक्स है उसमें देखो कि Na जो फिक्स है उसको छोड़ दो, हाइड्रोजन को छोड़ दो। इसमें देखो कि सोडियम और क्लोरीन का रेशियो NaH और HCl में, मतलब Na इन NaH डिवाइडेड बाय Cl इन HCl। अगर इसका रेशियो देखोगे तो यहां पे Na कितना है, NaH में इसका एटॉमिक वेट होता है 23 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसमें सोडियम कितना है 23 ग्राम, और HCl में क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना होता है, वो होता है 35.5 ग्राम। तो ये जो Na और Cl का रेशियो इन दोनों में है वो है 23/35.5। अब आप पूछोगे कि आपने जो है वो सोडियम और क्लोरीन का रेशियो क्यों लिया, तो इस कारण से लिया क्योंकि हाइड्रोजन फिक्स है, उसका रेशियो नहीं लेना है। इन दोनों में हाइड्रोजन का रेशियो नहीं लेना है, किसका रेशियो लेना है, जो फिक्स नहीं है ना। जैसे यहां पे हमने किसका रेशियो लिया, हमने यहां पे सी का रेशियो नहीं लिया, दोनों में हमने ए और बी का रेशियो लिया, ए इन ए सी बाई बी इन बी सी, यही लिया। तो अगर इसी तरह से हमने यहां पे सोडियम और क्लोरीन का रेशियो इसमें और इसमें लिया। अब हम क्या करेंगे कि NaCl में सोडियम और क्लोरीन का रेशियो ले लेंगे, मतलब Na इन NaCl एंड Cl इन NaCl। तो इसमें अगर आप लोगे तो NaCl में Na कितना है, Na है 23 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 23, और Cl कितना है NaCl में, ये है 35.5। तो इसको अगर y मान लो, इसको अगर आप x मान लो, तो ये कहता है कि ये जो x और y का जो रेशियो है यहाँ पे कितना आ रहा है, दोनों बराबर है तो 1:1 का रेशियो आया, तो ये क्या है, सिंपल होल नंबर है। तो यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। इसका दूसरा एग्जांपल भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है, जिससे आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। मान लो कि हमने ले लिया 3 एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, 3 एलिमेंट ले लिया। अब मान लो कि हम इसी को फिक्स कर देते हैं, आप किसी को भी फिक्स कर सकते हो। आप मान लो कि सल्फर को फिक्स किए, तो अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, H2S बनाएगा। ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा SO2, और ये दोनों कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा ना। तो अब देखो इसमें सल्फर फिक्स है, तो आप हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो यहां पे ले लो, मतलब X अगर आप निकालना चाहो, मतलब X क्या है, X है आपका, ये है हाइड्रोजन इन H2S बाई सल्फर, सॉरी ऑक्सीजन इन SO2,
क्योंकि आपका यहाँ पे सल्फर दोनों में फिक्स है, एक एटम है ना, ये फिक्स है, तो इसका रेशियो हमको नहीं लेना है, जो फिक्स नहीं है उसका रेशियो लेना है। तो अब इसका अगर हम रेशियो देखें तो हाइड्रोजन H2S में कितना है, तो 2 एटम है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 हो गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है SO2 में, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 एटम है तो ये हो गया 16, तो ये हो गया 1/8, तो ये हो गया x। अगर आप y निकालना चाहें तो y क्या है, y है H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो y क्या है, ये है हाइड्रोजन इन H2O बाय ऑक्सीजन इन H2O। अब अगर आप देखें तो यहां भी 2 एटम है, यहां भी ऑक्सीजन का जो है वो एक ही एटम है, सो 2/16, तो ये हो गया 1/8। देखो अब अगर आप x और y का रेशियो निकालना चाहो तो दोनों बराबर है, तो 1:1। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या फिर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन है बहुत आसान। ये हमेशा 3 एलिमेंट के बारे में बात करता है, उसमें आप एक को फिक्स कर दो और इसके बाद 3 अलग अलग कंपाउंड बना दो, फिर जिसको फिक्स करा उसको छोड़ दो और बाकी दोनों कंपाउंड में आप उसका रेशियो ले लो, देखो क्या हो रहा है, और फिर आप फिर उस तीसरे वाले में ले लो और फिर देखना कि x और y निकाल के उसका रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब होल नंबर होना चाहिए। तो यही है आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो अगर आप इसको लिखना चाहें कि ये है क्या, 2 एलिमेंट्स A and B combine separately with third element C. When 2 elements A and B combine separately with third element C, जिसको हम फिक्स कर रहे हैं, है ना, उसका मास फिक्स्ड है ना, then the ratio in which they combine with C, that is A/B1, जिसको हम x कह रहे हैं, है ना, A/B1 या फिर x कह रहे हैं विथ C, हटा दो A/B1, हटा दो, कंफ्यूजन नहीं है, x will be either सेम, ये रेशियो या तो बराबर होगा, सेम, और सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ द रेशियो इन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स। मतलब कि x और y का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ये होगा सिंपल होल नंबर का रेशियो। मतलब ये या तो 1:1 होगा या फिर 1:2 होगा या फिर 1:3 होगा या फिर 3:1 होगा या 2:1 होगा, इस तरह का रेशियो सिंपल होल नंबर का रेशियो होगा। मतलब कि जब 2 एलिमेंट A और B तीसरे से कंबाइन करते हैं जिसमें तीसरा फिक्स है, तो रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ C, मतलब एक जो C से कंबाइन किया और B C से कंबाइन किया, वो रेशियो विल बी आइदर सेम, वो रेशियो या तो बराबर होगा किसके, इन द रेशियो इन विच दे कंबाइन विथ देमसेल्फ, कंबाइन विथ देमसेल्फ, मतलब A और B जो अपने आप में कंबाइन किया उसके रेशियो का। तो ये अभी हम समझा ही दिए हैं। तो अब जो है वो 5वें लॉ पे जाते हैं, दैट इज गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम। जो 5वां लॉ है वो है गे-लुसाक लॉ, गे-लुसाक लॉ ऑफ वॉल्यूम। ये दिया था गे-लुसाक ने 1808 में, साइंटिस्ट का नाम था गे-लुसाक और ये 1808 में दिया था। और ये लॉ जो है वो सबसे सिंपल लॉ है, ये गैस के वॉल्यूम के बारे में बात करता है कि जब गैस एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उन सब के जो वॉल्यूम का रेशियो होता है वो सिंपल होल नंबर होता है। तो सबसे पहला बात ये है गे-लुसाक लॉ का कि ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर गैसेस एट सेम टेम्परेचर T, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर सारे गैसेस, सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हो, मतलब रिएक्टेंट भी गैस हो, प्रोडक्ट भी गैस हो, उन सबका टेम्परेचर प्रेशर भी बराबर हो, तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा रिएक्शन में और प्रोडक्ट का जो रेशियो होगा, वो सब का जो रेशियो लोगे आप उनके वॉल्यूम का, तो सिंपल होल नंबर होगा।
So when all the gases of reactants and products are at the same temperature and pressure, then the ratio of their volume in the reaction is a simple whole number रेशियो। मतलब बहुत ही सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। जैसे मान लो, इसको एग्जांपल से समझाना ज्यादा आसान है। जैसे मान लो कि H2 प्लस Cl2 ये क्या बना दिया, 2HCl। तो अगर आप देखोगे ये सारे अगर गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, क्योंकि वॉल्यूम तो गैस का ही मेजर होगा, लिक्विड का वॉल्यूम तो बहुत कम होता है। तो अगर सारे रिएक्टेंट्स मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों, और प्रोडक्ट्स भी मतलब HCl भी, ये सारे अगर गैस फेज में हो और सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो, मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो इस रिएक्शन में, तो जो रेशियो होगा वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, जैसे मान लो यहाँ पे वॉल्यूम का इसका कितना मोल है, 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, और इसका 2 मोल है क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, तो जो मोल का रेशियो होता है वही वॉल्यूम का रेशियो होता है। ये क्या है, एवोगाड्रो का हाइपोथेसिस। तो इसका अगर वॉल्यूम का रेशियो देखोगे तो ये होगा 1 वॉल्यूम, ये होगा 1 वॉल्यूम, ये होगा 2 वॉल्यूम। मतलब अगर ये 1 लीटर है और ये भी 1 लीटर है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 2 लीटर बनेगा। मतलब वॉल्यूम का जो रेशियो है वो क्या है, 1:1:2। ये पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मान लो कि C कार्बन है ना, ये मान लो अभी तो, लेकिन ये सॉलिड फेज में होता है तो इसको मत लो, क्योंकि कार्बन हमेशा सॉलिड फेज में होता है। तो दूसरा एग्जांपल ले लो आप, H2 प्लस हाफ O2 इज गिविंग मी H2O। अब अगर मान लो कि ये भी गैस फेज में है, ये भी गैस फेज में है, और ये भी गैस फेज में है, मतलब हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और वाटर भी, वाटर वेपर है, गैस है, और टेम्परेचर और प्रेशर बराबर है, आर सेम या फिर कांस्टेंट। तो इस केस में अगर आप वॉल्यूम का रेशियो देखोगे, वॉल्यूम का रेशियो, तो यहाँ पे 1 मोल है तो 1 वॉल्यूम मान लो, हाफ मोल है तो हाफ वॉल्यूम मान लो, और यहाँ पे 1 है क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर आप इसका वॉल्यूम का रेशियो देखोगे तो 1:1/2 अगर आप सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइंग बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 2:1:2। तो ये भी क्या है, सिंपल होल नंबर रेशियो है। अगर आप चाहते तो इस रिएक्शन को 2H2 प्लस O2 इक्वल टू 2H2O कर देते, तो उसमें भी क्या होता है, 2:1:2। तो ये कहता है कि जो गैस कंबाइन करेंगे एक दूसरे से, और अगर वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे है, तो उन सब का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो यही था जो 5 लॉज हैं केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और इसी तरह से आप लेक्चर देखते रहिए, सारे नोट्स बनाइए, और अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि आपको लेक्चर आपका कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।